हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्री स्टडी जी के। आज हम लुसेंट सामान्य ज्ञान ज्योग्राफी का पार्ट 5 देखेंगे। पार्ट 1, 2, 3, 4 हो चुका है, जो कि प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है मेंटल को देखते हैं। 2900 किलोमीटर मोटा यह क्षेत्र मुख्यतः बेसाल्ट पत्थरों के समूह की चट्टानों से बना है। तो मेंटल है जो 2900 किलोमीटर मोटा यह क्षेत्र मुख्यतः बेसाल्ट पत्थरों की समूह की चट्टानों से बना है। तो बेसाल्ट पत्थरों की समूह के चट्टानों से बना है मेंटल के इस हिस्से में मैग्मा चैम्बर पाए जाते हैं। तो मेंटल के जो ये हिस्सा है इसमें मैग्मा चैम्बर पाया जाता है। इसका औसत घनत्व 3.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यू से 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यू तक है। तो 3.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यू से 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यू है। यह पृथ्वी के कुछ आयतन का 83%, कुल आयतन जो है पृथ्वी का उसका 83% भाग घेरे हुए है। तो यह पृथ्वी का कुल आयतन का 83% भाग घेरे हुए है। नेक्स्ट है कोनराड असंबद्धता। तो कोनराड असंबद्धता है ऊपरी क्रस्ट एवं निचले क्रस्ट के बीच के सीमा क्षेत्र को कोनराड असंबद्धता कहते हैं। तो ऊपरी क्रस्ट एवं निचले क्रस्ट के बीच के सीमा क्षेत्र को कोनराड असंबद्धता कहते हैं। नेक्स्ट है मोहविसिक डिस्कनेक्टिविटी। तो महाविसिक डिस्कनेक्टिविटी तो क्रस्ट एवं मेंटल के सीमा क्षेत्र को कहते हैं। तो क्रस्ट एवं मेंटल के सीमा क्षेत्र को क्या कहते हैं? मोहविसिक डिस्कनेक्टिविटी। नेक्स्ट है रेपेटी असंबद्धता। तो रेपेटी असंबद्धता क्या है? रेपेटी असंबद्धता ऊपरी मेंटल एवं निचले के बीच के सीमा क्षेत्र को रेपेटी असंबद्धता कहते हैं। तो ऊपरी मेंटल एवं निचले के बीच के सीमा क्षेत्र को रेपेटी असंबद्धता कहते हैं, ध्यान रखें। नेक्स्ट है गुटेनबर्ग विसाट असंबद्धता। तो गुटेनबर्ग विसाट असंबद्धता निचले मेंटल तथा ऊपरी क्रोड के सीमा क्षेत्र को गुटेनबर्ग विसाट असंबद्धता कहते हैं। तो गुटेनबर्ग विसाट असंबद्धता किसे कहते हैं? तो निचले मेंटल तथा ऊपरी क्रोड के सीमा क्षेत्र को गुटेनबर्ग विसाट असंबद्धता कहते हैं। नेक्स्ट है लेहमैन असंबद्धता। गुटेनबर्ग विसाट असंबद्धता है जो निचले मेंटल तथा ऊपरी क्रोड के सीमा क्षेत्र को गुटेनबर्ग विसाट असंबद्धता कहते हैं। नेक्स्ट है लेहमैन असंबद्धता। तो लेहमैन असंबद्धता क्या है? तो बाह्य क्रोड तथा आंतरिक क्रोड के सीमा क्षेत्र को लेहमैन असंबद्धता कहते हैं। तो बाह्य क्रोड तथा आंतरिक क्रोड के सीमा क्षेत्र को लेहमैन असंबद्धता कहते हैं। गुटेनबर्ग विसाट असंबद्धता क्या है? तो निचले मेंटल तथा ऊपरी क्रोड के सीमा क्षेत्र को गुटेनबर्ग विसाट असंबद्धता कहते हैं। नेक्स्ट है केंद्रीय भाग। तो केंद्रीय भाग क्या है? पृथ्वी का केंद्रीय भाग कोर, निकेल व फेरस का बना है। तो पृथ्वी का जो कोर है वो निकेल व फेरस का बना है। पूछे कि कोर किससे बना है? तो निकेल व फेरस से। इसका औसत घनत्व 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यू है। तो इसका औसत घनत्व कितना है? तो 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यू है। पृथ्वी का केंद्रीय भाग संभवतः द्रव तथा अथवा प्लास्टिक अवस्था में है। तो पृथ्वी का जो केंद्रीय भाग है वह संभवतः द्रव अथवा प्लास्टिक अवस्था में है। यह पृथ्वी का कुल आयतन का 16% भाग घेरे हुए है। तो जो पृथ्वी का जो कुल आयतन है उसका 16% भाग घेरे हुए कौन? कोर। तो पृथ्वी का कोर जो है निकेल व फेरस का बना है। इसका औसत घनत्व 13 ग्राम सेंटीमीटर क्यू है। पृथ्वी का केंद्रीय भाग संभवतः द्रव अथवा प्लास्टिक अथवा अवस्था में है। तो द्रव अथवा प्लास्टिक अवस्था में जो है वो केंद्रीय भाग है। यह पृथ्वी के कुल आयतन का 16% भाग घेरे हुए है। नेक्स्ट है पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यू है। तो पूरा पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? तो 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यू है। एवं औसत त्रिज्या लगभग 6370 किलोमीटर है। तो औसत त्रिज्या कितना है? तो 6370 किलोमीटर। नेक्स्ट है पृथ्वी के नीचे जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता जाता है। तो पृथ्वी के नीचे जाने पर प्रति 32 किलोमीटर की गहराई पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता जाता है। ध्यान रखेंगे 32 मीटर की गहराई जाने पर पृथ्वी के नीचे 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता जाता है। नेक्स्ट है पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र पर सबसे नीचा क्षेत्र जॉर्डन में मृत सागर के आसपास का क्षेत्र है। तो पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र पर सबसे नीचा क्षेत्र जॉर्डन में, तो सबसे नीचा क्षेत्र कहाँ है? तो जॉर्डन में मृत सागर के आसपास का क्षेत्र है।
यह क्षेत्र समुद्र तल से औसतन 400 मीटर नीचा है। तो ये जो क्षेत्र है समुद्र तल से औसतन 400 मीटर नीचा है। तो पृथ्वी का स्थलीय क्षेत्र पर सबसे नीचा क्षेत्र जॉर्डन में मृत सागर के आसपास का क्षेत्र है। जॉर्डन में मृत सागर के आसपास का क्षेत्र जो है वो सबसे नीचा क्षेत्र है स्थलीय क्षेत्र पर। यह क्षेत्र समुद्र तल से औसतन 400 मीटर नीचा है। नेक्स्ट, सबसे पहले पाइथागोरस ने बताया कि पृथ्वी गोल है। तो सबसे पहले किसने बताया कि पृथ्वी गोल है? तो पाइथागोरस ने बताया पृथ्वी गोल है। सबसे पहले यह आकाश में स्वतंत्र रूप से लटकी हुई है। यह आकाश में जो है वो स्वतंत्र रूप से लटके हुई। सर आइजैक न्यूटन ने साबित किया कि पृथ्वी नारंगी के समान है। तो सर आइजैक न्यूटन ने क्या साबित किया कि तो पृथ्वी नारंगी के समान है। ये किसने साबित किया? तो सर आइजैक न्यूटन ने। नेक्स्ट है जेम्स जीन ने इसे नारंगी के बजाय नाशपाती के समान बतलाया। तो जेम्स जीन ने है ये पृथ्वी को किसके समान बताया? तो नाशपाती के समान जेम्स जीन ने और नारंगी के समान साबित किया सर आइजैक न्यूटन ने। तो नारंगी के समान सर आइजैक न्यूटन ने और जेम्स जीन ने नाशपाती के समान बताया। नेक्स्ट है पृथ्वी के बाह्य सतह के मुख्यतः 4 भागों में बांट सकते हैं। पृथ्वी का बाह्य सतह उसे कितने भागों में बांट सकते हैं? तो 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला स्थल मंडल, 2 है जल मंडल, 3 है वायुमंडल, 4 है जैव मंडल। तो स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल। लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर। तो स्थल मंडल को देखते हैं। तो पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत जिस पर महाद्वीप एवं महासागर स्थित है। तो पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत, तो पृथ्वी का जो संपूर्ण बाह्य परत होगा जिस पर महाद्वीप और महासागर दोनों होगा, महाद्वीप और महासागर दोनों हो स्थित हुआ स्थल मंडल कहलाती है। तो स्थल मंडल के ऊपर क्या है? स्थल मंडल के ऊपर महाद्वीप और महासागर दोनों है। ऐसा नहीं केवल महाद्वीप को स्थल मंडल कहेंगे, महाद्वीप और महासागर दोनों स्थित हुआ स्थल मंडल कहलाती है। तो पृथ्वी के कुल 29% भाग पर स्थल है तथा 71% भाग पर जल है। तो स्थल मंडल 100% हुआ और उसके 29% भाग पर क्या है? तो स्थल है, 71% भाग पर जल है। पृथ्वी के भू क्षेत्रफल व जल के क्षेत्रफल का अनुपात 3:7 है। तो पृथ्वी का भू क्षेत्रफल और जल क्षेत्रफल का अनुपात कितना है? तो 3:7। 3:7 जो है पृथ्वी के भू क्षेत्रफल व जल क्षेत्रफल का अनुपात है। नेक्स्ट है पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध का 61% तथा दक्षिणी गोलार्ध के 81% क्षेत्रफल में जल का साम्राज्य है। तो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में 61% भाग पर है और दक्षिणी गोलार्ध में 81% क्षेत्रफल में जल का साम्राज्य, यानी 61% भाग जो उत्तरी गोलार्ध का है उसमें जल है और दक्षिणी गोलार्ध में 81% भाग पर जल है। तो ज़्यादा जल दक्षिणी गोलार्ध में है और स्थल जो है वो ज़्यादा उत्तरी गोलार्ध में है। नेक्स्ट है पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई माउंट एवरेस्ट 8850 मीटर की तथा अधिकतम गहराई मेरियाना गर्त 1022 मीटर की है। तो पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई माउंट एवरेस्ट की 8850 मीटर की तथा अधिकतम गहराई मेरियाना गर्त की है। तो सबसे ऊंचा जो है पृथ्वी पर वो माउंट एवरेस्ट है और सबसे गहरा पूछे अधिकतम गहराई तो मेरियाना गर्त का है 11022 मीटर की। तो मेरियाना गर्त सबसे गहरा है और माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा है पृथ्वी पर, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, इस प्रकार पृथ्वी की अधिकतम ऊंचाई और अधिकतम गहराई में लगभग 20 किलोमीटर का अंतर है। तो पृथ्वी का जो अधिकतम ऊंचाई है और अधिकतम गहराई उसमें 20 किलोमीटर का अंतर है, यानी माउंट एवरेस्ट और मेरियाना गर्त के ऊंचाई में अधिकतम कितना 20 किलोमीटर का अंतर है। ऊंचाई और गहराई दोनों में 20 किलोमीटर का अंतर है। नेक्स्ट, स्थल मंडल महाद्वीपीय क्षेत्रों में अधिक मोटी 40 किलोमीटर और महासागरीय क्षेत्रों में अपेक्षाकृत पतली है। तो स्थल मंडल है महाद्वीपीय क्षेत्रों में अधिक मोटी और महासागरीय क्षेत्रों में अपेक्षाकृत पतली है। तो स्थल मंडल जो है महाद्वीपीय क्षेत्र में अधिक मोटी, तो स्थल मंडल मोटी होगी क्योंकि वहाँ पर पूरा स्थल ही, ऊपर भी स्थल होगा और महासागरीय क्षेत्र में बता रहा है कि पतली है। तो कैसे बता रहा है? माना हम देखते हैं तो ये मान लिए कि ये स्थल हुआ स्थल मंडल और स्थल मंडल पर ये हो गया महाद्वीप, ये महाद्वीप और ये सब हो गया महासागर। तो इसके बारे में बोल रहा है कि स्थल मंडल जो है वो महाद्वीपीय क्षेत्र में ज़्यादा मोटी है। तो ये स्थल मंडल ये मोटी हुआ महाद्वीपीय क्षेत्र में और ये पतली हो गया। तो इसी के बारे में समझा रहा है कि स्थल मंडल महाद्वीपीय क्षेत्र में अधिक मोटी 40 किलोमीटर की है। तो ये 40 किलोमीटर की हुई स्थल मंडल और महासागरीय क्षेत्र में अपेक्षाकृत पतली, यानी तो महासागरीय क्षेत्र है तो ऊपर में महासागर आ गया तो ये नीचे पतला हो गया। तो ये 12 से 20 किलोमीटर है, 12 से 20 किलोमीटर और ये 40 किलोमीटर है। समझ गए होंगे। नेक्स्ट, रॉक
चट्टान को देखते हैं क्या है, तो पृथ्वी के सतह के कठोर भाग को चट्टान कहते हैं। तो पृथ्वी का सतह जो है उसका कठोर भाग को हम चट्टान कहते हैं, जो पृथ्वी की बाहरी परत की संरचना की मूलभूत इकाई है। जो पृथ्वी की बाहरी परत की संरचना की मूलभूत इकाई उत्पत्ति के आधार पर यह 3 प्रकार का होता है। तो ये चट्टान जो है उत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार का होता है। देखते हैं आग्नेय चट्टान। तो इग्नियस रॉक को देखते हैं। इग्नियस रॉक क्या है, यह मैग्मा या लावा के जमने से बनती है। तो आग्नेय चट्टान जो है मैग्मा या लावा के जमने से बनती है, जैसे ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पैग्माटाइट, डायोराइट, गेब्रो आदि। तो आग्नेय चट्टान क्या है, तो यह मैग्मा या लावा के जमने से बनती है, जैसे ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पैग्माटाइट, डायोराइट, गेब्रो आदि। नेक्स्ट है आग्नेय चट्टान स्थूल परत रहित, कठोर संघनन एवं जीवाश्म रहित होती है। तो आग्नेय चट्टान जो है स्थूल परत रहित, कठोर संघनन एवं जीवाश्म रहित, क्योंकि इसमें जीवाश्म रहित करने का मतलब जीवाश्म नहीं होता है इसमें। अब परत रहित भी होता है, इसमें परत नहीं होता है, कठोर संघनन से बनता है। तो आर्थिक रूप से यह बहुत ही संपन्न चट्टान है। तो आर्थिक रूप से यह बहुत ही संपन्न चट्टान है। कौन? आग्नेय चट्टान जो आर्थिक रूप से बहुत ही संपन्न चट्टान है। इससे चुंबकीय लोहा, निकल, तांबा, सीसा, जस्ता, क्रोमाइट, मैग्नीज, सोना तथा प्लेटिनम पाए जाते हैं। तो इसमें क्या क्या पाए जाते हैं, तो चुंबकीय लोहा। तो चुंबकीय लोहा पूछे किसमें पाया, तो आग्नेय चट्टान में निकल भी पाया जाता है, तांबा, सीसा, जस्ता, क्रोमाइट, मैग्नीज, सोना तथा प्लेटिनम। ये सोना प्लेटिनम सब जो है आग्नेय चट्टान में ही पाए जाते हैं। ध्यान रखेंगे आग्नेय चट्टान का एग्जाम्पल सब क्या क्या चीज पाया जाएगा, तो चुंबकीय लोहा, निकल, तांबा, सीसा, जस्ता, क्रोमाइट, मैग्नीज, सोना तथा प्लेटिनम। नेक्स्ट है बेसाल्ट। बेसाल्ट में लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो बेसाल्ट जो इसमें लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है, इस चट्टान से काली मिट्टी का निर्माण होता है। बेसाल्ट में लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है, इस चट्टान से काली मिट्टी का निर्माण होता है। तो बेसाल्ट में लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है, इस चट्टान से काली मिट्टी का निर्माण होता है। नेक्स्ट है पैग्माटाइट। तो पैग्माटाइट जो कोडरमा झारखंड में पाया जाता है। तो पैग्माटाइट कहाँ पाया जाता है, तो झारखंड, कोडरमा जो है झारखंड में, वहाँ पैग्माटाइट पाया जाता है। तो पैग्माटाइट कोडरमा झारखंड में पाए जाने वाला अभ्रक इन्हीं शैलों से मिलता है, इन्हीं शैलों में मिलता है। तो इन्हीं शैलों में मिलता है अभ्रक। तो पैग्माटाइट जो है वो कोडरमा झारखंड में है पाया जाने वाला अभ्रक इन्हीं शैलों में मिलता है। तो पैग्माटाइट इन्हीं शैलों में अभ्रक मिलता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आग्नेय चट्टानी पिंड। आग्नेय चट्टानी पिंड क्या है देखते हैं। मैग्मा के ठंडा होकर ठोस रूप धारण करने से विभिन्न प्रकार के आग्नेय चट्टानी पिंड बनते हैं। तो मैग्मा के ठंडा होकर ठोस रूप धारण करने से विभिन्न प्रकार के आग्नेय चट्टानी पिंड बनते हैं। इनका नामकरण इनके आकार, रूप, स्थिति तथा आसपास पाई जाने वाली चट्टानों के आधार पर किया जाता है। तो मैग्मा के ठंडा होकर ठोस रूप धारण करने से विभिन्न प्रकार के आग्नेय चट्टानी पिंड बनते हैं। इनका नामकरण इनके आकार, रूप, स्थिति तथा आसपास पाई जाने वाली चट्टानों के आधार पर किया जाता है। तो इनके आसपास जो चट्टान पाया जाता है उसी के आधार पर और आकार, रूप, स्थिति के आधार पर इनका नामकरण किया जाता है आग्नेय चट्टानी पिंड का। तो यहाँ दिया आग्नेय चट्टान, आग्नेय का रूपांतरण या कायांतरित। तो ये आग्नेय चट्टान तो ग्रेनाइट का रूपांतरण नीस और साइनाइट का, साइनाइट नीस में, गेब्रो का सर्पेंटाइन में, बेसाल्ट का सिस्ट में, बिटुमिनस कोयला का ग्रेफाइट में। तो ग्रेनाइट का नीस में, साइनाइट का साइनाइट नीस में, गेब्रो सर्पेंटाइन में, बेसाल्ट का सिस्ट में, बेसाल्ट का सिस्ट में, बिटुमिनस कोयला का ग्रेफाइट में। नेक्स्ट अधिकांश चट्टानी पिंड अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान से बनते हैं। तो अधिकांश चट्टानी पिंड जो है अंतर्भेदी आग्नेय चट्टानों से बनते हैं। तो अधिकांश चट्टानी पिंड अंतर्भेदी आग्नेय चट्टानों से बनते हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है बैथोलिथ। बैथोलिथ क्या है, यह सबसे बड़ा आग्नेय चट्टानी पिंड है। ये जो है सबसे बड़ा आग्नेय चट्टानी पिंड कौन है, तो बैथोलिथ जो अंतर्वेदी चट्टानों से बनता है। तो बैथोलिथ जो है अंतर्वेदी चट्टानों से बनता है। यह एक पातालीय पिंड है। तो यह एक पातालीय पिंड है, यह एक बड़े गुंबद के आकार का होता है। पातालीय कहने का मतलब अंदर का पिंड है।
यह एक बड़े गुंबद के आकार का होता है, ये बड़े गुंबद के आकार का होता है जिसके किनारे खड़े होते हैं। तो इसका किनारा जो है खड़ा होता है, इसका ऊपरी तल विषम होता है, इसका ऊपरी तल जो होता है एक समान नहीं होता है। यह मूलतः ग्रेनाइट से बनता है, संयुक्त राज्य अमेरिका का इदाहो बैथोलिथ 40,000 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक विस्तृत है। तो इदाहो बैथोलिथ जो संयुक्त राज्य अमेरिका में है, इदाहो ध्यान रखेंगे, इदाहो बैथोलिथ ये 40,000 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक विस्तृत है। पूछे कि इदाहो बैथोलिथ जो है वो कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है, तो 40,000 वर्ग किलोमीटर में। 40,000 वर्ग किलोमीटर। कनाडा का कोस्ट रेंज बैथोलिथ, तो कनाडा का कोस्ट रेंज बैथोलिथ, कनाडा में है कोस्ट रेंज बैथोलिथ, और संयुक्त राज्य अमेरिका में है इदाहो बैथोलिथ जो कि 40,000 वर्ग किलोमीटर है इदाहो बैथोलिथ, और कोस्ट रेंज बैथोलिथ इदाहो से भी बड़ा है। तो इदाहो से भी बड़ा है कोस्ट रेंज बैथोलिथ। ध्यान रखेंगे, कनाडा में है कोस्ट रेंज बैथोलिथ और संयुक्त राज्य अमेरिका में है इदाहो बैथोलिथ। नेक्स्ट है स्टॉक क्या, छोटे आकार के बैथोलिथ को स्टॉक कहते हैं। तो छोटे आकार के जो बैथोलिथ होंगे उसको ही हम स्टॉक कहेंगे। इसका ऊपरी भाग गोलाकार गुंबदनुमा होता है। स्टॉक का विस्तार 100 वर्ग किलोमीटर से कम होता है। तो स्टॉक का जो विस्तार है वो 100 वर्ग किलोमीटर से कम होता है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है लैकोलिथ क्या है, तो जब मैग्मा ऊपर की परत की ओर से ऊपर को उठता है और गुंबदाकार रूप में जम जाता है तो इसे लैकोलिथ कहते हैं। तो लैकोलिथ क्या है, जब मैग्मा ऊपर की परत की जोर से, तो जब मैग्मा जो ऊपर की परत को जोर से ऊपर को उठता है और गुंबदाकार रूप में जम जाता है तो इसे लैकोलिथ कहते हैं। जब मैग्मा ऊपर की परत को जोर से ऊपर को उठता है और गुंबदाकार रूप में जम जाता है, तो गुंबदाकार रूप में जो जम जाता है तो इसे लैकोलिथ कहते हैं। मैग्मा के तेजी से ऊपर उठने के कारण यह गुंबदाकार ठोस पिंड छतरीनुमा दिखाई देता है। उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में लैकोलिथ के कई उदाहरण मिलते हैं। तो उत्तरी अमेरिका का जो पश्चिमी भाग है उसमें तो उत्तरी अमेरिका जो है उसमें पश्चिमी भाग जो है उत्तरी अमेरिका का, उसमें लैकोलिथ के कई उदाहरण मिलते हैं। नेक्स्ट है लैकोलिथ बहिर्भेदी ज्वालामुखी पर्वत का ही एक अंतर्भेदी प्रतिरूप है। तो लैकोलिथ जो है बहिर्भेदी ज्वालामुखी पर्वत का ही एक अंतर्भेदी प्रतिरूप है। नेक्स्ट है लैपोलिथ क्या, जब मैग्मा जमकर तस्तरी नुमा आकार ग्रहण कर लेता है तो उसे लैपोलिथ कहते हैं। तो जो मैग्मा जो है वो जमकर तस्तरी के आकार का ग्रहण कर लेते तो उसे लैपोलिथ कहते हैं। लैपोलिथ दक्षिण अमेरिका में मिलते हैं। तो लैपोलिथ जो है दक्षिण अमेरिका में मिलता है। नेक्स्ट है फैकोलिथ, सब ये लैपोलिथ फैकोलिथ सब है। फैकोलिथ को देखते हैं, जब मैग्मा लहरदार आकृति में जमता है, तो लहरदार आकृति में जब मैग्मा जम जाए लहरदार में ही तो उसे आकृति में जमता है तो उसे फैकोलिथ कहते हैं। फैकोलिथ किसको बोलते हैं, जब मैग्मा लहरदार आकृति में जम जाए और तस्तरी नुमा आकार में जमे तो लैपोलिथ, और लहरदार आकृति में जमा हो तो फैकोलिथ। नेक्स्ट है सील क्या है देखते हैं, जब मैग्मा भूपृष्ठ के समानांतर परतों में फैलकर जमता है। तो जब मैग्मा जो है भूपृष्ठ जो है उसके समानांतर परतों में फैलकर जमता है तो उसे सील कहते हैं। इसकी मोटाई 1 मीटर से लेकर सैकड़ों मीटर तक होती है। तो इसका मोटाई जो 1 मीटर से लेकर सैकड़ों मीटर तक होती है। छत्तीसगढ़ तथा झारखंड में सील पाए जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ जो झारखंड जो है वहाँ पे क्या पाया जाता है, सील। 1 मीटर से कम मोटाई वाले सील को सीट कहते हैं। तो ये सील और सीट दोनों एक ही होता है, बट जो सीट होता है उसका 1 मीटर से कम मोटाई होता है सीट का। अगर 1 मीटर से कम मोटाई हो जाए तो उसे सीट कह देंगे। 1 मीटर से ज़्यादा मोटाई का हो गया तो उसे सील कहेंगे। नेक्स्ट है डाइक क्या है, जब मैग्मा किसी लंबा दरार में जमता है तो उसे डाइक कहते हैं। तो लंबवत मतलब लंबा हो, ऐसे लंबा होगा उसे, जब मैग्मा किसी लंबा दरार में जमता है तो उसे डाइक कहते हैं। झारखंड के सिंहभूम जिले में अनेक डाइक पाए जाते हैं। तो झारखंड में जो है वो झारखंड का जो सिंहभूम जिला है, झारखंड राज्य का सिंहभूम जिला, वहां अनेक डाइक पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अवसादी चट्टान क्या है, सेडिमेंट्री रॉक्स। तो देखते हैं प्रकृति के कारकों द्वारा निर्मित छोटी छोटी चट्टानें किसी स्थान पर जमा हो जाती है। तो प्रकृति के कारकों द्वारा निर्मित छोटी छोटी चट्टानें किसी स्थान पर जमा हो जाती है और बाद के काल में दबाव या रासायनिक प्रतिक्रिया या अन्य कारणों के द्वारा परत जैसी ठोस रूप से निर्मित हो जाती है।
तो अवसादी चट्टानों में प्रकृति के कारकों द्वारा निर्मित छोटी छोटी चट्टानें किसी स्थान पर जमा हो जाती है। छोटी छोटी चट्टानें जो किसी स्थान पर जमा हो जाती है और बाद के काल में दबाव या रासायनिक प्रतिक्रिया या अन्य कारणों के द्वारा परत जैसी ठोस रूप में निर्मित हो जाती है। तो ये परत के रूप में ठोस निर्मित हो जाती है, जैसे बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट, कंगलामरेट, नमक की चट्टान एवं सेल खड़ी। तो बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट, कंगलोमरेट, नमक की चट्टान एवं सेल खड़ी आदि। नेक्स्ट है अवसादी चट्टान परतदार होती है। तो अवसादी चट्टान जो है परतदार होती है और ये जो था हमारा आग्नेय चट्टान वो परतदार नहीं था। और अवसादी चट्टान क्या होती है? परतदार। तो अवसादी चट्टान जो है वो परतदार होती है। इन्हें वनस्पति एवं जीव जंतुओं का जीवाश्म पाया जाता है। तो अवसादी चट्टान में वनस्पति एवं जीव जंतुओं का जीवाश्म पाया जाता है। इन चट्टानों में लौह अयस्क, फास्फेट, कोयला एवं सीमेंट बनाने की चट्टान पाई जाती है। तो अवसादी चट्टान जो होती है यह परतदार होती है एवं जीव जंतुओं का जीवाश्म पाया जाता है। इन चट्टानों में लौह अयस्क, फास्फेट, कोयला एवं सीमेंट बनाने की चट्टान पाई जाती है। तो अवसादी चट्टान परतदार होती है, इनमें वनस्पति एवं जीव जंतुओं का जीवाश्म पाया जाता है। इन चट्टानों में लौह अयस्क, फास्फेट, कोयला एवं सीमेंट बनाने की चट्टान पाई जाती है। और यहाँ दिया है अवसादी चट्टान का रूपांतरण। तो देखते हैं अवसादी चट्टान का रूपांतरण क्या है। अवसादी और कायांतरित। तो अवसादी और कायांतरित में बलुआ पत्थर क्वार्टजाइट में, सेल जो है वो स्लेट में, चूना पत्थर संगमरमर में, लिग्नाइट कोयला एंथ्रेसाइट में। तो संपिंड सिस्टम में बलुआ पत्थर क्वार्टजाइट में, सेल स्लेट में, चूना पत्थर संगमरमर में, लिग्नाइट कोयला एंथ्रेसाइट कोयला में। नेक्स्ट है खनिज तेल अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। तो खनिज तेल जो है वो अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। ध्यान रखें, खनिज तेल पूछे कि किस चट्टानों में पाया जाता है। तो अवसादी चट्टानों में अप्रवेश चट्टानों की दो परतों के बीच यदि प्रवेश सेल की परत आ जाए तो खनिज तेल के लिए अनुकूल स्थिति पैदा हो जाती है। तो अप्रवेश चट्टान जिसमें प्रवेश न हो वो अप्रवेश चट्टानों की दो परतों के बीच। तो अप्रवेश चट्टानों की दो परतों के बीच यदि प्रवेश यानी प्रवेश सेल की परत आ जाए तो प्रवेश सेल की परत जो आ जाए तो खनिज तेल के लिए अनुकूल स्थिति पैदा हो जाती है। नेक्स्ट है दामोदर महानदी तथा गोदावरी नदी बेसिनों की अवसादी चट्टानों में कोयला पाया जाता है। तो दामोदर महानदी तथा गोदावरी नदी बेसिनों की अवसादी चट्टानों में कोयला पाया जाता है। नेक्स्ट है आगरा का किला तथा दिल्ली का लाल किला बलुआ पत्थर नामक अवसादी चट्टानों का बना है। तो आगरा का किला तथा दिल्ली का लाल किला जो है बलुआ पत्थर नामक अवसादी चट्टानों से बना है। आगरा का किला या दिल्ली का लाल किला बलुआ पत्थर नामक अवसादी चट्टानों का बना है। नेक्स्ट है कायांतरित चट्टान। तो कायांतरित चट्टान क्या है? ताप, दाब एवं रासायनिक क्रियाओं के कारण आग्नेय एवं अवसादी चट्टानों के कायांतरित चट्टान का निर्माण होता है। तो ताप, दाब एवं क्रियाओं के कारण आग्नेय एवं अवसादी चट्टानों के कायांतरित चट्टान का निर्माण होता है। तो ताप, दाब एवं रासायनिक क्रियाओं के कारण आग्नेय एवं अवसादी चट्टानों के कायांतरित चट्टान का निर्माण होता है। तो कायांतरित चट्टान का रूपांतरण देखते हैं। तो कायांतरित चट्टान का कायांतरित जो है ये स्लेट का कायांतरित किसमें? तो फाइलाइट में और फाइलाइट का सिस्ट में। तो स्लेट का फाइलाइट में, फाइलाइट का सिस्ट में। नेक्स्ट है ज्वालामुखी वोल्केनो। ज्वालामुखी देखते हैं। तो ज्वालामुखी भूपटल पर वह प्राकृतिक छेद या दरार है। तो ज्वालामुखी जो है भूपटल पर वह प्राकृतिक छेद या दरार है जिससे होकर पृथ्वी का पिघला पदार्थ लावा, राख, भाप तथा अन्य गैस बाहर निकलती है। तो भूपटल पर वह प्राकृतिक छेद या दरार है जिससे होकर पृथ्वी का पिघला पदार्थ, जो पृथ्वी का जो पिघला हुआ पदार्थ होता है, लावा, राख, भाप तथा अन्य गैस बाहर निकलती है, वह ज्वालामुखी होती है। ज्वालामुखी एक कप के आकार के मुख को तो ज्वालामुखी के कप के आकार के मुख को क्रटर कहते हैं। बाहर हवा में उड़ा हुआ लावा शीघ्र ही ठंडा होकर छोटे
ठोस टुकड़े में बदल जाता है। तो बाहर हवा में उड़ा हुआ लावा शीघ्र ही ठंडा होकर छोटे ठोस टुकड़े में बदल जाता है, जिसे सिंडर कहते हैं। तो सिंडर कहते हैं तो बाहर हवा में उड़ा हुआ लावा, तो बाहर हवा में जो लावा उड़ जाता है वो शीघ्र ही ठंडा होकर छोटे ठोस टुकड़े में बदल जाता है, जिसे सिंडर कहते हैं। उद्गार में निकलने वाली गैस में वाष्प का प्रतिशत सर्वाधिक होता है। तो उद्गार में जो निकलने वाला गैस में वाष्प का प्रतिशत जो है वो सर्वाधिक होता है। पीले अश्रु की उत्पत्ति ज्वालामुखी के उद्गार के समय ही होता है। उद्गार अवधि के अनुसार ज्वालामुखी 3 प्रकार की होती है। तो उद्गार अवधि के अनुसार ज्वालामुखी जो है 3 प्रकार की होती है। सक्रिय ज्वालामुखी फर्स्ट है सक्रिय ज्वालामुखी, इसमें अक्सर उद्गार होता है। वर्तमान समय में विश्व में सक्रिय ज्वालामुखियों की संख्या 500 है। तो सक्रिय ज्वालामुखियों की संख्या पूरे विश्व में कितनी है? तो 500 है। इनमें प्रमुख है इटली का एटना, स्ट्रोम्बोली, मैक्सिको उत्तरी अमेरिका में स्थित कोलिमा ज्वालामुखी बहुत ही सक्रिय ज्वालामुखी है। तो मैक्सिको उत्तरी अमेरिका में स्थित कोलिमा ज्वालामुखी जो है वो बहुत सक्रिय ज्वालामुखी है। इसमें 40 बार से अधिक बार उद्गार हो चुका है। तो ये जो है कोलिमा ज्वालामुखी, इसमें 40 बार से अधिक बार उद्गार हो चुका है। तो सक्रिय ज्वालामुखी को देखते हैं, इसमें अक्सर उद्गार होता है। तो अक्सर जो सक्रिय ज्वालामुखी है इसमें अक्सर उद्गार होता है। वर्तमान समय में विश्व में सक्रिय ज्वालामुखियों की संख्या 500 है। इनमें प्रमुख है इटली का एटना तथा स्ट्रोम्बोली। तो इटली का एटना और स्ट्रोम्बोली जो है ये प्रमुख है सक्रिय ज्वालामुखी में। और मैक्सिको यानी उत्तरी अमेरिका में स्थित जो कोलिमा ज्वालामुखी है बहुत ही सक्रिय ज्वालामुखी है। तो कोलिमा ज्वालामुखी बहुत ही सक्रिय ज्वालामुखी है। इसमें 40 बार से अधिक बार उद्गार हो चुका है। नेक्स्ट है स्ट्रोम्बोली। स्ट्रोम्बोली भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर अवस्थित है। तो स्ट्रोम्बोली है जो भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर अवस्थित है। इसमें सदा प्रज्वलित गैस निकला करती है। तो स्ट्रोम्बोली में जो है वो सदा प्रज्वलित गैस निकला करती है। पूछे कि सदा प्रज्वलित गैस किसमें निकला करती है? तो स्ट्रोम्बोली में, जिससे के आसपास का भाग प्रकाशित रहता है। इसके कारण जो प्रज्वलित गैस के कारण इसके आसपास का भाग प्रकाशित रहता है। इस कारण इस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसको कहते हैं? तो स्ट्रोम्बोली को। इसी कारण, क्योंकि इसके कारण इस प्रज्वलित गैस निकला करती है जिसके कारण आसपास भाग प्रकाशित रहता है। इसी के कारण भूमध्य सागर का स्ट्रोम्बोली भूमध्य सागर का स्तंभ इसे कहते हैं। तो स्ट्रोम्बोली को भूमध्य सागर का स्तंभ कहते हैं। स्ट्रोम्बोली को भूमध्य सागर का स्तंभ कहते हैं। नेक्स्ट है विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायू हवाई द्वीप पर है। तो किलायू जो है वो हवाई द्वीप पर है और ये विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। ये कौन? किलायू विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। ये हवाई द्वीप जो है ये यूएसए में है। नेक्स्ट है प्रसुप्त ज्वालामुखी। तो प्रसुप्त ज्वालामुखी क्या है? जिसमें निकट अतीत में उद्गार नहीं हुआ। तो निकट अतीत में उद्गार नहीं हुआ लेकिन इसमें कभी भी उद्गार हो सकता है। उदाहरण में वेसुवियस भूमध्य सागर में, क्राकाटोवा, सुंडा जलडमरू मध्य, फ्यूजियामा जापान, मेयन तो फिलीपींस। तो प्रसुप्त ज्वालामुखी है जिसके निकट अतीत में उद्गार नहीं हुआ। तो अतीत में उद्गार जिसमें नहीं हुआ वो प्रसुप्त ज्वालामुखी है, लेकिन इसमें कभी भी उद्गार हो सकता है। माने अतीत में नहीं हुआ लेकिन इसमें कभी उद्गार हो सकता है। उदाहरण है वेसुवियस ये भूमध्य सागर में है, क्राकाटोवा ये सुंडा जलडमरू मध्य में है, ये फ्यूजियामा है जापान में, मेयन ये फिलीपींस में। नेक्स्ट है शांत ज्वालामुखी। शांत ज्वालामुखी वैसा ज्वालामुखी जिसमें ऐतिहासिक काल में कोई उद्गार नहीं हुआ और जिसमें पुनः उद्गार होने की संभावना नहीं हो। इसके उदाहरण है कोह सुल्तान एवं देवमंद ईरान, पोपा म्यांमार में, किलीमंजारो अफ्रीका में, चिम्बर राजो दक्षिण अमेरिका में। तो शांत ज्वालामुखी क्या होता है? वैसा ज्वालामुखी जिसमें ऐतिहासिक काल में कोई उद्गार नहीं हुआ। तो ऐतिहासिक काल में कोई उद्गार नहीं हुआ और जिसमें पुनः उद्गार होने की संभावना भी नहीं है। तो ऐतिहासिक काल में भी उद्गार न हुआ हो और उसका कोई संभावना भी नहीं है कि उद्गार होगा, तो वह होगा शांत ज्वालामुखी। इसके उदाहरण है कोह सुल्तान एवं देवबंद। तो कोह सुल्तान एवं देवबंद का ईरान में, पोपा म्यांमार में, किलीमंजारो अफ्रीका में, चिम्बर राजो दक्षिण अमेरिका में, चिम्बराजो दक्षिण अमेरिका में। नेक्स्ट है कुल सक्रिय ज्वालामुखी का अधिकांश प्रशांत महासागर के तटीय भाग में पाया जाता है। तो कुल सक्रिय ज्वालामुखी जो है उसका अधिकांश भाग जो है वो प्रशांत महासागर के तटीय भाग में पाया जाता है। प्रशांत महासागर के परिमेखला को अग्निवलय तो फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक भी कहते हैं। तो अग्निवलय किसको कहते हैं? अग्निवलय तो
तो प्रशांत महासागर के परिमेखला को अग्नि वलय बोलते हैं। फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक भी कहते हैं। नेक्स्ट है सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी अमेरिका एवं एशिया महाद्वीप के तटों पर स्थित है। तो सबसे अधिक जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो अमेरिका एवं एशिया महाद्वीप के तटों पर स्थित है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ऐसा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है। नेक्स्ट है गेसर जो बहुत से ज्वालामुखी क्षेत्रों के उद्गार के समय दरारों तथा सुराखों से होकर जल तथा वाष्प कुछ अधिक ऊंचाई तक निकलने लगते हैं, इसे ही गेसर कहा जाता है। जैसे ओल्ड फेथफुल गेसर या यूएसए के येलोस्टोन पार्क में है, इसमें प्रत्येक मिनट उद्गार होता रहता है। तो गेसर जो है बहुत से ज्वालामुखी क्षेत्रों में उद्गार के समय दरारों तथा सुराखों से होकर जल तथा वाष्प कुछ अधिक ऊंचाई तक निकलने लगते हैं, इसे ही गेसर कहा जाता है। जैसे ओल्ड फेथफुल गेसर या यूएसए में येलोस्टोन पार्क में है, इसमें प्रत्येक मिनट उद्गार होता रहता है। नेक्स्ट है धुआंरे ज्वालामुखी क्रिया के अंतिम अवस्था के प्रतीक है। धुआंरे जो है ज्वालामुखी क्रिया के अंतिम अवस्था के प्रतीक है। इनमें गैस व जलवाष्प निकला करते हैं। तो इनमें धुआंरे जो है इसमें गैस व ज्वालामुखी निकला करते हैं। गंधक युक्त धुआंरों को सोलफतारा कहा जाता है। तो गंधक युक्त धुआंरों को सोलफतारा कहा जाता है। अलास्का के कटमई पर्वत को हजारों धुआंरों की घाटी कहा जाता है। तो अलास्का जो है उसका कटमई पर्वत जो है उसको हजारों धुआंरों की घाटी कहा जाता है। ईरान का कोह सुल्तान धुआंरा व न्यूजीलैंड की प्लेंटी की खाड़ी में स्थित व्हाइट द्वीप का धुआंरा भी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटापेक्सी ऊंचा 19,613 फीट है। ये इक्वाडोर में है। तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी जो है पर्वत कोटापेक्सी ये इक्वाडोर में है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेल सालाडो एंडीज पर्वतमाला में अर्जेंटीना चिली देश की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट है विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी एकांक गुआ एंडीज पर्वतमाला पर ही स्थित है। तो विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी एकांक गुआ एंडीज पर्वतमाला पर ही स्थित है, जिसकी ऊंचाई 6,960 मीटर है। नेक्स्ट है भूकंप। तो भूकंप देखते हैं भूगर्भ शास्त्र की एक विशेष शाखा जिसमें भूकंपों का अध्ययन किया जाता है सिस्मोलॉजी कहलाता है। तो भूगर्भ शास्त्र की एक विशेष शाखा जिसमें भूकंपों का अध्ययन किया जाता है उसे सिस्मोलॉजी कहा जाता है। भूकंप में 3 तरह के कंपन होते हैं। तो प्राथमिक अथवा पी तरंगे देखते हैं 3 तरह के कंपन क्या क्या है। तो प्राथमिक अथवा पी तरंगे, प्राइमरी या पी वेव्स। यह तरंग पृथ्वी के अंदर प्रत्येक माध्यम से होकर गुजरती है। तो यह तरंग जो है पृथ्वी के अंदर प्रत्येक माध्यम से होकर गुजरती है। इसकी औसत वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। यह गति सभी तरंगों से अधिक होती है, जिससे ये तरंगे किसी भी स्थान पर सबसे पहले पहुंचती है। पृथ्वी से गुजरने के लिए इन तरंगों द्वारा अपनाया गया मार्ग नतोदर होता है। तो प्राथमिक अथवा पी तरंगे, तो यह तरंग पृथ्वी के अंदर प्रत्येक माध्यम से होकर गुजरती है। इसकी औसत वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। तो इसका जो औसत वेग है वो 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। यह गति सभी तरंगों से तो प्राथमिक अथवा पी तरंग जो है यह तरंग पृथ्वी के अंदर प्रत्येक माध्यम से होकर गुजरती है। तो ये तरंग जो है पृथ्वी के अंदर प्रत्येक यानी सब माध्यम से गुजरती है। इसकी औसत वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। तो औसत वेग पूछे प्राथमिक तरंग का तो कितना है, तो 8 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में यह 8 किलोमीटर तक जाती है। यह गति सभी तरंगों से अधिक होती है। तो और तरंग जो है 2 उससे भी ज़्यादा इसका गति है पी वेव्स का, जिससे ये तरंगे किसी भी स्थान पर सबसे पहले पहुंचती है। तो ये सबसे पहले स्वाभाविक है कि ये सबसे तेज गति से आगे बढ़ता है, तो ये सबसे पहले पहुंचेगी। पृथ्वी से गुजरने के लिए इन तरंगों द्वारा अपनाया गया मार्ग नतोदर होता है। नेक्स्ट है द्वितीय अथवा एस तरंगे, तो सेकेंडरी और एस वेव्स। तो देखते हैं इन्हें अनुप्रस्थ तरंगे भी कहते हैं। तो द्वितीय अथवा इस तरंगे को अनुप्रस्थ तरंग भी कहते हैं। यह तरंग केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती है। तो ये केवल जो है ठोस माध्यम से होकर गुजरती है। कौन? द्वितीय तरंगे।
औसत वेग जो इसका 4 किलोमीटर पर सेकेंड है। तो इसका वेग जो है 4 किलोमीटर पर सेकेंड है। ये 1 सेकेंड में 4 किलोमीटर का दूरी तय करा है। नेक्स्ट है सतही अथवा एल तरंगे। सतही अथवा एल तरंगे क्या देखते हैं हम, सरफेस और एल वेव्स। तो इन्हें धरातलीय या लंबित तरंगों के नाम से ही पुकारा जाता है। तो इन्हें धरातलीय तरंग भी कहते हैं, सतही अथवा एल तरंगे को। इन तरंगों की खोज एच.डी. लॉब ने की। तो इन तरंगों की खोज किसने की, सतही अथवा एल तरंगों की, तो एच.डी. लॉब ने की। इन्हें कई बार लॉब वेव के नाम से भी पुकारा जाता है। तो लॉब वेव्स के नाम से किसे पुकारा जाता है, तो एल तरंग को, यानी सतही अथवा एल तरंगों को लॉब वेव्स के नाम से भी पुकारा जाता है। इनका अन्य नाम आर वेव्स, रे लाइट वेव्स, रे लाइट वेव्स है। ये तरंगे मुख्यतः धरातल तक ही सीमित रहती है। तो ये तरंग जो है एल तरंगे, ये मुख्यतः धरातल तक ही सीमित रहती है। ये ठोस, तरल तथा गैस तीनों माध्यम से होकर गुजर सकती है। ये जो है ठोस, तरल तथा गैस तीनों माध्यम से गुजर सकती है। इसकी चाल 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। तो 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकेंड है, यानी 1 सेकेंड में 1.5 से 3 किलोमीटर जाती है। सतही तरंगे अत्यधिक विनाशकारी होती है। तो ये सतही तरंगे जो है ये अत्यधिक विनाशकारी होती है। तो अत्यधिक विनाशकारी कौन तरंग होते हैं, तो एल वेव्स। नेक्स्ट है भूकंपीय तरंगों को सिस्मोग्राफ नामक यंत्र द्वारा रेखांकित किया जाता है। तो भूकंपीय तरंगों को किसके माध्यम से रेखांकित किया जाता है, तो सिस्मोग्राफ नामक यंत्र से रेखांकित किया जाता है भूकंपीय तरंगों को। इससे इनके व्यवहार के संबंध से में निम्नलिखित तथ्य निकलते हैं। फर्स्ट है सभी भूकंपीय तरंगों का वेग अधिक घनत्व वाले पदार्थों में से गुजरने पर बढ़ जाता है। तो सभी भूकंपीय तरंग जो है का वेग जो अधिक घनत्व, जो ज़्यादा घनत्व वाला पदार्थ होगा उसमें गुजरने पर बढ़ जाता है तथा कम घनत्व वाले पदार्थों में से गुजरने पर घट जाता है। नेक्स्ट है केवल प्राथमिक तरंगों ही पृथ्वी के केंद्रीय भाग से गुजर सकती है। तो केवल प्राथमिक तरंग जो है वही पृथ्वी के केंद्रीय भाग से गुजर सकती है, परंतु वहां पर उनका वेग कम हो जाता है। तो केंद्रीय भाग में उसका वेग भी कम हो जाता है प्राथमिक तरंग का। केवल वह प्राथमिक तरंग ही पृथ्वी के केंद्रीय भाग से गुजर सकती है। नेक्स्ट है गौण तरंगे। गौण तरंगे द्रव पदार्थ में नहीं गुजर सकती। तो गौण तरंगे जो है ये द्रव पदार्थ में से नहीं गुजर सकती। नेक्स्ट है एल तरंगे। एल तरंगे जो है केवल धरातल के पास ही चलती है। तो एल तरंगे जो है केवल धरातल के पास ही चलती है। गौण तरंगे द्रव पदार्थ में से नहीं गुजर सकती। नेक्स्ट है विभिन्न माध्यमों में से गुजरते समय ये तरंगे परावर्तित तथा अपरावर्तित होती है। तो विभिन्न माध्यमों में से गुजरते समय ये तरंगे परावर्तित अथवा अपरावर्तित होती है। नेक्स्ट है केंद्र। केंद्र भूकंप के उद्गम स्थान को उसका केंद्र कहते हैं। तो भूकंप जहाँ से उद्भव होता है उसके उद्भव स्थान को हम क्या बोलते हैं, केंद्र। भूकंप के केंद्र के इसके निकट पी, एस तथा एल तीनों प्रकार की तरंगें पहुंचती है। पृथ्वी के भीतरी भाग में ये तरंगें अपना मार्ग बदलकर भीतर की ओर अवतल मार्ग पर यात्रा करती है। भूकंप केंद्र के धरातल के साथ 11,000 किलोमीटर की दूरी तक पी तथा एस तरंगें पहुंचती है। तो केंद्र भूकंप के उद्भव स्थान को उसका केंद्र कहते हैं। तो उद्भव स्थान को केंद्र कहते हैं। भूकंप के केंद्र के निकट पी, एस तथा एल तीनों प्रकार की तरंगें पहुंचती है। तो केंद्र तक तीनों तरंगें पहुंचती है। पृथ्वी के भीतरी भाग में ये तरंगें अपना मार्ग बदलकर भीतर की ओर अवतल मार्ग पर यात्रा करती है। भूकंप केंद्र से धरातल के साथ 11,000 किलोमीटर की दूरी तथा पी तथा एस तरंगें पहुंचती है। केंद्रीय भाग कोर पर पहुंचने पर एस तरंगे लुप्त हो जाती है। तो केंद्रीय भाग कोर पर पहुंचने पर एस तरंगे जो है वो लुप्त हो जाती है और पी तरंगे अपवर्तित हो जाता है। इस कारण भूकंप के केंद्र से 11,000 किलोमीटर के बाद लगभग 5,000 किलोमीटर तक कोई भी तरंग नहीं पहुंचती। तो 11,000 किलोमीटर के बाद लगभग 5,000 किलोमीटर तक कोई भी तरंग नहीं पहुंचती। इस क्षेत्र को छाया क्षेत्र कहा जाता है। तो शेड जोन इसको कहा जाता है, जहाँ 11,000 किलोमीटर के बाद लगभग 5,000 किलोमीटर तक कोई भी तरंग नहीं पहुंचती। इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो छाया क्षेत्र यानी शैडो जोन कहा जाता है। नेक्स्ट है अधिकेंद्र, ईपी सेंटर। अधिकेंद्र, ईपी सेंटर देखते हैं भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर। भूकंप का केंद्र जो होगा उसके ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को, यानी जहां भूकंप का केंद्र होगा उससे ठीक ऊपर जो पृथ्वी का सतह होगा पर स्थित बिंदु को भूकंप का अधिकेंद्र कहते हैं। तो भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को भूकंप का अधिकेंद्र कहते हैं। अतः
अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न लहरों को जापान में सुनामी कहा जाता है। तो अंतःसागरीय भूकंप द्वारा उत्पन्न, तो अंतःसागर यानी सागर में जो भूकंप उत्पन्न होता है, भूकंपों द्वारा जो उत्पन्न लहर होता है, तो सागर में जो भूकंपों द्वारा उत्पन्न लहर होता है उस जापान में उसे सुनामी कहा जाता है। अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न लहरों को जापान में सुनामी कहा जाता है। नेक्स्ट, जिन संवेदनशील यंत्रों द्वारा भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापी जाती है उन्हें भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफ कहते हैं। तो जिन संवेदनशील यंत्रों द्वारा, यानी जिन यंत्रों द्वारा भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापी जाती है, तो भूकंपीय तरंगों की तीव्रता जिससे मापी जाती है उसे भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफ कहते हैं। इनके 3 स्केल है, रॉसी, फेरल स्केल, दूसरा मर्केली स्केल और तीसरा रिक्टर स्केल। तो फर्स्ट है रॉसी फेरल स्केल, तीसरा है मर्केली स्केल और तीसरा है रॉसी फेरल स्केल फर्स्ट है, सेकेंड है मर्केली स्केल और थर्ड है रिक्टर स्केल। तो ये तीनों स्केल है। तो इस वीडियो में इतना ही और आगे का हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी अपने फ्रेंड्स में ज़रूर करें ताकि सभी दोस्तों को लाभ हो सके इस वीडियो से। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।